अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट येस आई होप यू ऑल एंजॉयड साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान येस्टरडे, बिकॉज एक बहुत अच्छी और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से देखी। जो हम सॉर्टेड होने की बात करते हैं वो सॉर्टेड दिखे, और जिसने पूरा मैच फॉलो किया और वो देखा, उसमें मैच से ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट थी दैट वाज द स्टंप माइक, जिस वक्त सलमान अली आगा और नसीम वर इन द सेंटर। उसके हवाले से भी बात करेंगे एंड क्या हुआ उस मैच में और किस तरह हम इस जीत में कुछ थोड़ी सी गलतियां ढूंढ के बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, चूंकि मैच रात गए खत्म हुआ और ये नहीं कहा जा सकता कि रात गई बात गई, इसको दोहराना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को अपनी इस सीरीज़ के अगले मैचेस में भी। पाकिस्तान टीम की आगाज़ इस सीरीज़ में अच्छा हुआ है और जिस तरीके से साइम अयूब ने और सलमान अली आगा ने एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फ़तह की तरफ लेकर गए हैं, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी एक अच्छा निशान है। इसी पर आगे बढ़ेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर जनाब अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आप खैरियत से हैं? बहुत ठीक, फर्स्ट क्लास एंड फैंटास्टिक। स्पेशली आपने चौके छक्के देखे हैं जी, तो एक पैकेज है कल की जीत पर कि कैसे हुआ है, शुरू ना करें वहीं से, दोबारा देखते हैं। बिल्कुल देखते थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं ना, अभी ज़्यादा पुरानी तो नहीं, ताज़ा एक पैकेज ही देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साइम अयूब के चौके छक्के, सलमान अली आगा की बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी। बाबर और रिजवान तो ना चले, लेकिन साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका को सबक सिखाया। सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में साइम अयूब के साथ विकेट पर खड़े रहे और पाकिस्तान के लिए मैच जीता। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी में दफाई और जारहाना बैटिंग का हसीन इम्तिजाज दिखाई दिया, जबकि दूसरी जानिब सलमान अली आगा ने बॉलिंग में 4 खिलाड़ियों का शिकार किया और नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग्स भी खेली और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। लेकिन सलमान अली आगा ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड साइम अयूब के नाम किया, जिस पर अवाम ने सलमान अली आगा को बहुत सराहा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट को अपनी साख बरकरार रखने के लिए इस जीत के तसलसल को कायम रखना होगा। क्या आने वाले दिनों में हमारे सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान की जीत में हिस्सा डाल पाएंगे? क्या पाकिस्तानी टीम इस जीत के तसलसल को बरकरार रख पाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पाकिस्तान की टीम इस तसलसल को बरकरार रख पाएगी? हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ चलते हैं, मगर कल की ज़रा हम सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। और रऊफ, जिस तरह की परफॉर्मेंस कल हुई, सबसे पहले साइम और सलमान की पार्टनरशिप, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंटेंट, हम एक मॉडर्न वर्ड सुनते हैं हर वक्त, इंटेंट की बात करते हैं, बट लोग उसको मिसजज कर जाते हैं कि इंटेंट का मतलब होता है सिर्फ आओ और चौके छक्के मारो। इंस्टेड कल हमें दिखी वो इंटेंट के किस तरह गेम की सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड करना, एंड जिस तरह साइम ने मोल्ड किया एंड सलमान साथ मिलके दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, दैट वाज कमेंडेबल। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस मैच में, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह की हमारा T20 में फेलियर हुआ कि हम वनडे में इस तरीके से मैच जीत जाएंगे। मगर डबल कोलैप्स हुआ साउथ अफ्रीकन बैटिंग में और हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली सलमान आगा ने, और ये चीज़ उसकी बैटिंग में भी नज़र आई है। देखें, बेसिक चीज़ ये होती है कि जब किसी प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस देते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं नेचुरली वो बहुत अच्छे बिल्ड हैं, टेक्निक वाइज भी अच्छे हैं, उनमें स्किल्स भी हैं, मगर उनको सिर्फ ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर मैनेजमेंट उनको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस दे दे तो फिर वो परफॉर्मेंस करना शुरू कर देते हैं। अगर मैनेजमेंट की तरफ से उनको एक कॉन्फिडेंस ना आए, जिस तरह अभी बाबर आजम के साथ हो रहा है, तो फिर उनको अपनी जो सेल्फ परफॉर्मेंसेस होती है दूसरी तरफ, उनसे उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होना शुरू होता है। बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह सलमान आगा का हुआ, क्योंकि फेलियर उनका चल रहा था, मगर जो उन्होंने बॉलिंग किया, 4 विकेटें ली हैं, उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ऊपर चला गया। किसी ने नहीं दिया, उनकी अपनी परफॉर्मेंस से, ग्राउंड के अंदर उनकी बॉलिंग से, उनकी बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। तो ये इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपके जो कोचेज़ होते हैं या मैनेजमेंट होती है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। उनको जो साइकी है स्पोर्ट्समैन की, उसको एग्जैक्टली उसको दिमाग में रखना चाहिए। आप देखें ना कि हम अपने बच्चों की साइकी किस तरीके से बर्बाद करते हैं कि आपका जो साइम अयूब है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है कि सईद अनवर के बाद पाकिस्तान ने सबसे अच्छा जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है पाकिस्तान की क्रिकेट में आया है। मगर हम रोक दें, मैच अप ना करें, हम बहुत जल्दी मिलाने लगते हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल सईद अनवर से तो अभी खैर बहुत दूर है वो, पर हम बहुत जल्दी मैच अप कर देते हैं सीनियर्स के साथ। वो उससे मिल रहा है, वो वैसा लग रहा है,
है। हमने हुसैन तलत को रज़ाक बना दिया था, बट हुसैन तलत लॉस्ट। देखिए आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो बच्चा परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी करता है या साउथ अफ्रीका के टफेस्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ, डेफिनेट उसमें समथिंग डिफरेंट बाकियों से होता है। ये जो हम कंपेयर करते हैं, हम एशियन पिचेस पर अगर कोई बैट्समैन स्कोर कर जाता है 2-4 हिटें या स्लॉग करता है, तो हम उसको कंपेयर कर देते हैं हमारे ग्रेड्स के साथ। आप देखें कि मैं इसको इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ साइम अयूब को सईद अनवर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जो मोस्ट ऑफ द टॉप बैट्समैन पास्ट में भी रहे, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इतनी जानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कभी नहीं किया। और इन्होंने अपने बिल्कुल कैरियर के बिल्कुल बिगनिंग में इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और हमने उनके साथ क्या किया, देखें कि आप कॉन्फिडेंस कैसे डैमेज करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से उनको जहाज़ में बिठा के हमने पाकिस्तान वापस रवाना कर दिया था। तो वो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो शेल में नहीं गए, उनके अपने आप पे बिलीव रहा, कॉन्फिडेंस रहा और वापस आए, उन्होंने कम बैक किया। मगर हमारी मैनेजमेंट, हमारा क्रिकेट बोर्ड और हमारा कोचिंग स्टाफ किस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहा है कि बजाय कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट करने का, उनको एक इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनाने का, हम उनको डैमेज कर रहे हैं। हम उसको डैमेज कर रहे हैं। राजा साहब, चूंकि एक पहलू ये भी है, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया है कि हम अपने खिलाड़ियों को उस तरीके से एतमाद नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों को जिनको चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा भी एतमाद देते हैं। तो ये जो एक बड़ी बारीक सी लाइन है इसमें, अगर आप कल की इस चीज़ को देखते हैं जो पार्टनरशिप बुनियादी तौर पर लगी है, क्या ख़ास चीज़ आपको उसमें नज़र आई? खास बात यह थी कि स्टे एट द विकेट, ये सलाहियत। आप साइम अयूब को देखें ना, उन पर हम तारीफ़ों के डोंगरे बरसा रहे हैं इस वक्त। उसकी वजह है, उसके रीजंस है। जैसे एक सईद अनवर के साथ भी अटैच किया रऊफ ने, ये दुरुस्त बात है कि उनमें एक झलक नज़र आ रही है, हूबहू तो वो नहीं है। और इसी तरीके से हमें अब तलाश होनी चाहिए ऐसे प्लेयर की, जिसमें मैं सऊद शकील को भी समझता हूँ कि उनको भी आजमाना चाहिए कि वो विकेट पे स्टे करें, विकेट पे सबर आजमाइनिंग खेलें। और कल जो कुछ हुआ आपने देखा, जिस तरह बार बार चौके लगे, कभी हम समझ रहे हैं कि इन दी एंड वही कुछ होगा जो कि हमारा मुकद्दर रहा है कि आपकी बैटिंग क्लैप्स कर जाती है। और ये एक आज का सिलसिला नहीं है, ये अज़ल से जब से पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू हुई है हमें बैटिंग के इश्यूज रहे हैं। आप देख लीजिए हनीफ साहब के ज़माने में भी, हाँ सब एक भी दौर है किस ज़माने में, हनीफ साहब के ज़माने में भी, हनीफ साहब के ज़माने में बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे। टॉप स्कोरिंग मैच, वो तो एक खैर एक एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद बैट्समैन थे, लेकिन इशूज उनके होते हुए थे। आपका जितने बड़े बड़े मैचेस आप लेते हैं वो टॉप स्कोरिंग नहीं थे। मास में एक जो मैच 337 की इनिंग थी उनकी, जो बचाया मैच। लेकिन जहाँ तक इस वक्त सूरत हाल का ताल्लुक है, हमारा वही वाली बात जो पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि ये हो जाए, वो हो जाए, इधर मार दो, ये कर दो, मत्थे रंग दो, पट्टे चाक दो, ऐसे थोड़ी होगा। अब ये है कि ये एक बदला हुआ ज़माना है। आई होप, मुझे तवक्को है आकिब जावेद से, क्योंकि आप हिस्टोरिकली वाकिफ़ हैं कि हमारी क्रिकेट के अंदर वो लोग हमेशा कामयाब रहे हैं कप्तान की हैसियत से, टू एन एक्सटेंट कोच के, जो कि तगड़े थे, डंडी पट्टी थी। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि अब फैसला लेने वाले, हाँ फैसला लेने वाले। दूसरी एक बात मुझे समझ मेरी, मुझे बारहा जा बजा कप्तानी में नक्स नज़र आता है। अब 2 ओवर बाकी थे, जो एक रन थ्रू कर रहा है एक बॉलर, उसको आपको पूरे उसके ओवर आप कंज्यूम कर दें, उसको क्यों बचा के रखा हुआ आपने, और वो 50 ओवर ही पूरे खेल गए। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही। पिछले मैच जो T20 में हमारे, उसमें भी मैंने यूँ देखा कि आखिरी जो गेंद है वो आखिरी ओवर स्पिनर को दे दिया और उसको 3 छक्के लग गए। तो ये सारी ऐसी, हाँ, ये जो मेंटल रिकॉल है और जो ब्रिलियंस है ना, वो जो क्रिकेटिंग ब्रिलियंस, जिसमें मुश्ताक या फिर मियादाद, फिर उससे पहले इमरान, ये सब लोग हुआ करते थे, ये इनकी रिकॉल, इमरान की तो नहीं, क्योंकि उनके साथ उस वक्त मियादाद थे। लेकिन बाल मैं ये कहूँगा ये चीज़ें हमें जाबजा नजर आती। दूसरा भी जो कॉन्फिडेंस शेक करने की बात हुई। अच्छा राज साहब, एक कथा कलामी की मदद चाहूँगा, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा शेकी रहने दें। रऊफ साहब के पास जाना एक बड़ा दिलचस्प और अच्छा सा सवाल, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग का जिक्र कर दिया। आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है रऊफ साहब? शाहीन स्टंप्स को अटैक करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी इकॉनमी थोड़ा बेहतर हुई है, या लेंथ रन्स उनको कम लग रहे हैं? कल की अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आपको लगता है अगर पेस थोड़ी नीचे है, तो लाइन लेंथ पर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया? देखिए अब सब डेफिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अर्सा यंग है ना, एनर्जेटिक होता है बच्चा, कोई 18-19 या अगर 20-22 साल की एज में कोई भी आता है तो उसमें एक अपनी एनर्जी होती है, वो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि आपकी जो पेस है उसमें डिक्लाइन आ चुका है। तो इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको कम से कम 1 साल या इस तरह का अरसा लग जाता है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, वो बहुत जल्द इस सूरत हाल को समझ जाते हैं। इस तरह इंडिया में इरफान पठान थे, उनकी पेस में डिक्लाइन आया, उन्होंने अपनी लाइनर लेंथ एडजस्ट कर दी, उनको पता था मैं इस पेस में वापस नहीं जाऊँगा, और उसी में वो सक्सेसफुल रहे। मगर ये हमारे जो बॉलर्स हैं इनमें थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा होता है, और इनको जो हमारा कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट होती है उसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग नहीं होते
होते हैं कि जो उनको एग्जैक्टली ब्रीफ करें कि भाई आपकी पेस कट डाउन हो चुकी है, अब आपको लाइन एंड लेंथ के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी, वेपन चेंज करना वेपन चेंज। अगर आप बिल्कुल। उसी सिस्टम के साथ गो थ्रू करेंगे 146 147 पेस आप माइंड में रख के उससे बॉलिंग करेंगे और आपकी एक्चुअल पेस 132 131 होगी तो फिर आपको रन कंसीड होंगे। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उनकी बॉलिंग में अभी आपको बेहतर नजर आ रही है। यानी मतलब ये कहा जाए कि शाहीन को अब एक कोई अच्छा एडवाइजर मिला है जिन्होंने अब शाहीन को एडवाइस किया है कि वो जो हुआ पास्ट में उसको भूल के फाइंड अनदर वे टू बी इम्पैक्टफुल। बट इम्पैक्टफुल होने की बात करें तो कल के मैच के बाद राजा साहब एक तो चीज़ ज़रूर हुई कि वो मिथ टूट गई कि अगर बाबर और रिजवान रन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता। कल एटलीस्ट उस मिथ को बर्स्ट किया गया कि बिल्कुल प्लेयर्स में पोटेंशियल है और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स सिर्फ 2 के ऊपर नहीं डिपेंड करती पाकिस्तान टीम या 3 के ऊपर नहीं डिपेंड करती, इट इज़ द कंप्लीट टीम गेम। आई वंडर व्हाई द वाइस कैप्टन हैज बीन ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द क्विक क्रिकेट। ये मुझे मेरी समझ से बाहर बात है, ये उनको मुझे समझा दे मुझे क्या कोई उनको क्या कैलस था, क्या तकलीफ थी। और ये बड़ा संजीदा सवाल है आपका और बड़ा गहरा सवाल है और क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेटिंग क्वेश्चन है। अब इसमें देखें बिसाइड दी जो एक सदर दफ्तर है जिसपे हम बजा और सही भी रकीक हमले करते हैं जी। कि इनकी कोताही है, इनकी नालायकी है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। कुछ प्लेयरों को घर से भी चीज़ें लेके आनी चाहिए। हमारा ये हुआ कि जो अर्बन कल्चर था ना क्रिकेट का वो बर्बाद होकर रह गया। अब मेरी तरह के पेंडू जो हैं वो क्रिकेट की पोजीशन संभाल के बैठ गए हैं, उनको पता है नहीं कि इसके नॉर्म्स क्या हैं, इसका पैट्रियोटिज्म क्या है, इसकी लेगेसी क्या है, इसके मैनर्स क्या है। तो सारे अफसरान जो हैं, बस माजरत चाहता हूँ, बाबू जो हैं वो तो उनको नहीं कहा जा सकता जिसका आपने अभी जिक्र नहीं, वो जो बाबू मैं जो काम करने वाले बाबुओं की उनमें क्वालिफाइड भी हैं, ज़्यादा तनख्वाह वाले हैं, क्वालिफाइड भी हैं इसमें। अभी ये जो आईसीसी का सारा उस तरफ शायद आप आए, ये लफड़ा हुआ है, इसमें उनकी बड़ी इनपुट थी। उनके जो बड़े मनसूबा साथ जहन है ना, उन्होंने चेयरमैन साहब को, तो मैं इस चीज़ का मेरी अजम्पशन है कि वो शायद क्रिकेट के इतने मैटर्स को समझते नहीं। ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने 5-5 6-6 सालों से कुर्सियाँ संभाली होंगी उन्होंने कुछ ना कुछ इनपुट दी होगी। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में प्लेयर्स का जो अपना एक बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है, जो पेरेंटहुड है, जो अंकल और भाईजान है, वो तो है ही नहीं। हम खुद से मिलते रहते हैं, हाफिज साहब भी मिलते हैं, आप भी मिलती हैं प्लेयर्स को, और उनसे बात करो तो वो अपने 100 को 200 को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रन थ्रू करेंगे, 4-4 5-5 आउट करेंगे, वो भी नहीं बता सके कि हमने किस तरह किया ये मैजिक कैसे हुआ। तो ऐसी चीजें जिसमें हमें बहुत से प्रॉस और कॉन्स और फैक्टर्स को देखना होगा। हमारे यहाँ पे कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, एसोसिएशन की सतह पर भी और पीसीबी की सतह पर। आयदर उनकी जो इमोशनल एक उनकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करनी है, फिजिकल नीड्स क्या हैं, फाइनेंशियल या फिर उनको मॉरल उनको प्रॉब्लम्स हैं, उसका हमने बड़े नुकसान उठाए हैं माजी में। और मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह पीसीबी को एक तो डेवलप करना होगा, रीजन्स को, एसोसिएशन को तगड़ा बनाना पड़ेगा। और आप जैसे खवातीन जो वहाँ बैठ के लैपटॉप पे काम करें और वहाँ पे बैठ कर देखें कि किस प्लेयर की उम्र कितनी है, इसका पास मंजर क्या है, इसका कोई स्टिग्मा तो नहीं है इसके ऊपर। ये सारी ऐसी चीजें जो कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। राज साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एक प्लेयर जो कि 100 रन भी बना ले, 200 भी बना ले, उसकी एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या एक बॉलर इस तरह गेम अवेयरनेस आ जाती है। ये बात आप कर रहे हैं, जो फ्लो में वो कर रहे हैं, मगर आप उसको नरेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, बस वो हो रहा है। बिकॉज हम बहुत सारे हमारे यहाँ जो है वो नेचुरल यूनिकॉर्न्स हमें मिलते हैं और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इस तरह का। बट कल जब मिडिल में डिस्कशन होती हुई हमें सुनाई दी, स्टंप माइक, थैंक्स टू द स्टंप माइक के वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं, नसीम एंड सलमान अली आगा, जिस तरह स्टंप माइक कॉन्वर्जेशन हो रही थी, जरा थोड़ा सा उसको रीलिफ्ट करते हैं फिर से, क्योंकि मैच से ज्यादा उस वक्त फोकस चला गया था कि जी वॉल्यूम तेज करो और सुनाई दे कि क्या कर रहे हैं सलमान अली आगा और नसीम, और क्या नसीम बैटर है और सलमान अली आगा टेल एंडर है। बात की है, रहूं इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरीके से कल सलमान अली आगा ने कहा ना कि और 2 गेंदें हो गई हैं और 3 स्कोर हो गया है, ये हम आपको सुनाते हैं, नहीं हम उनकी जबानी आपको सुनाते हैं कि जरा क्या हुआ वहां मिडिल में एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज, और कैसे आपको पता चला कि इन प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस बेहतर है उन प्लेयर्स से जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि कहाँ है गेम अवेयरनेस। रऊफ साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। एक चीज़ जो नसीम शाह के, सलमान की भी बात करते हैं, नसीम ये कुछ तीसरा चौथा मौका नज़र आता है उसके साल 1.5-2 साल के अंदर कि वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में एक मतलब उन्होंने बाबर के साथ भी लंबी पार्टनरशिप की थी। ये जो इस किस्म की सिचुएशन आती है वो मेंटली लोगों से ज़्यादा बेहतर लगता है। श्रीलंका वाला मैच, अफगानिस्तान वाला मैच और ये मैच, अभी भी वो सलमान बैट्समैन है, वो उसको कह रहा है तुम ईजी हो जाओ, ईजी हो जाओ। तो ये क्या खास चीज़ है किसी खिलाड़ी में?
देखिए बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर किस किस्म की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पास्ट में हमारे 2 प्लेयर्स सुपर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रहे हैं, एक जावेद मियांदाद और एक इमरान खान। जावेद मियांदाद की नेचर इस टाइप की थी कि वो बोलते थे, कम्पीट करते थे दूसरे के साथ, जब तक उनकी किसी के साथ लड़ाई या अड़फस ना हो दूसरी टीम के साथ, वो रिएक्ट नहीं करते थे। तो वो अपने आप को इसको अरोज करने के लिए स्पोर्ट्स में, तो वो उनको इस तरह की बातें करनी पड़ती थी, एंजॉय करते थे। दूसरी जानिब अगर आप देखें, इमरान खान और माजिद खान बिल्कुल क्वाइट करैक्टर थे, वो बात ही नहीं करते थे। इवन जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वाह थे, आप हार्डली उनको सुनेंगे उनके पूरे करियर में कभी उन्होंने ग्राउंड में किसी के साथ बात ही की होगी। तो ये डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स होते हैं और उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है कि किस तरीके से आप अपने आप को अंदर अपने आप को आप अवेयर करते हैं, एंजॉय किस तरह करते हैं और आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नसीम शाह इस टाइप के प्लेयर हैं कि वो जब तक बातें ना करे, जब तक किसी के साथ ऊंची आवाज़ से इस तरह वो मिक्सअप ना हो उनके लिए परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि एज इट इज़ उनके नेचर के मुताबिक है। राजा साहब, इस पूरी कॉन्वर्जेशन में नसीम ने एक बात की कि बड़ा सिंगल होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, 21 बॉलों पे 16 ही चाहिए। मतलब दिस वाज, हम बार बार कहते हैं बोर्ड पे नजर होना बहुत जरूरी होती है, यू नीड टू हैव दैट इक्वेशन इन योर माइंड। उस इक्वेशन के हिसाब से जरूरत ही नहीं है चांस लेने की। जब रन बॉल से नीचे की कहानी आ गई है तो व्हाट इज द पॉइंट कि आए 5 बॉलें जो है वो डॉट कर दें और उसके बाद हिट आउट करने की कोशिश करें और आउट हो जाए। तो अवेयरनेस की बात हुई है सारी। देखिए आप ठीक कह रही हैं, और इसमें एक और चीज़ है कि लग रहा था कि सलमान अली आगा को, मैंने ये यहाँ लाहौर में एक नाइट क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है उसमें देखा था, तो उस वक्त ये इस फ्रेम में नहीं आया था, यानी पाकिस्तान के फ्रेम में, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बड़े संजीदा इंसान है। तो मैंने सलमान भट्ट से भी कहा कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा करेक्टर लगा है, कैच पकड़ के बड़ा कूल, बड़े आराम से उसको करना और चीज़ों को बड़ा स्टेबल तरीके से करना। मुझे ये था प्लेयर्स की, अब बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, जो आपस में गुफ्तगू होती है उसमें बाज़ औक़ात मुग़ल्लज़ात भी होते हैं, वो कोई ऑन एयर में चले जाते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि वहाँ पर उन्होंने केप्ट देयर यू नो नर्व टुगेदर। बहरहाल ये मैं इसको जब भी मिसाल के बाज़ प्लेयर बड़े सोबर होते हैं, क्वाइट डिस्पोजिशन, लेकिन इन दोनों ने आपस में ये एक तालमेल के लिए ना कि एक हो गया अपने आप को इन्वॉल्व रखा खेल के अंदर। ये जो पहला मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 3 मैच सीरीज का, यू सी। तो इसमें ये बड़ा अच्छा हो गया कि इसमें हमारा जो एक इमर्जिंग टैलेंट है वो खुलकर सामने आ गया। अब खतरे की घंटियां लोगों के लिए भी हैं जो कि चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर वाली बात है, 15 मैचों के बाद 20 मैचों के बाद 50 कर दिया, 70 कर दिया, बड़े नाम चलते रहते हैं। अब ये बाबर आजम के बारे में तो देखें जी, मोहम्मद रिजवान, नहीं अब उनकी रन्स की बात ही कर रहा हूँ। अब रिजवान का भी देखें कि जो उनका एटीट्यूड भी है, शॉट सिलेक्शन का भी जो एक उनका सिलसिला है, या बाबर आजम जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आउट ऑफ फॉर्म बंदा इस तरह नहीं हो। आउट ऑफ फॉर्म ऐसे नहीं होता। ये जो बाबर आजम और रिजवान के रन्स ना करने के बावजूद पाकिस्तान ने एक अच्छा चेज़ किया और इस वेन्यू पर शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ है, हाईएस्ट रन चेज़ है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। किस तरीके से देखते हैं आप इसको कि 2 टॉप प्लेयर्स आपके रन्स ना करें और दोनों और उनकी अदम मौजूदगी में उनके रन्स ना करने के बावजूद पाकिस्तान चेज़ कर जाए, रन्स पर रन्स किए? देखिए इसमें दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं कि एक तो एक बहुत अच्छा है कि आपके जो मेजर 2 बैट्समैन हैं जिस पे पाकिस्तान की पूरी टीम रिलाई करती है, जिनके बगैर आप चेज़ नहीं कर सकते, और ओवर द ईयर्स जिन पे पाकिस्तान की टीम डिपेंडेंट रही है, अब वो स्कोर नहीं करते और फिर दूसरे यंगस्टर्स आके उनकी टेक ओवर करते हैं और वो फिर पाकिस्तान की सक्सेस में अपना पार्टिसिपेशन डालते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जो चैम्पियन ट्रॉफी या मेगा इवेंट्स आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी एक टीम बिल्ड हो रही है कि अगर आपके जो मेजर बैट्समैन हैं वो फ्लॉप होते हैं या आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं, तो आपके पास जो दूसरे बैट्समैन हैं वो उनकी कमी पूरा कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ जो 2 बैट्समैन हैं उनका यहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाबर और रिजवान फॉर्म में वापस नहीं आएंगे तो पाकिस्तान के लिए चैम्पियन ट्रॉफी में परफॉर्म करना पाकिस्तान की पिचेस पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम किसी भी, क्योंकि बाज़ वो शॉट्स ऐसी खेल जाते हैं कि जिसमें लगता है कि वो अपनी प्राइम टाइम फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने खेली है, यहाँ पे भी शॉर्ट इनिंग्स में उन्होंने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली हैं। मगर वो एक चीज़ देखें जो आजकल वो मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ स्पोर्ट्स एजुकेशन की। अच्छा, ये टेक्निकल मसला है, तकनीकी मसला है, ये कोई टेक्निक ना, उनकी टेक्निक में कोई फॉल्ट है, उनका सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू है उनका, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसकी मैनेजमेंट। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया इस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। आपके पास 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, एक मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, उन पर किसी किस्म के भी ब्लेम आ जाए, एलिगेशंस आ जाए, वो मेंटली नहीं गिरते, वो अपने आप को और बूस्ट लेकर
ले जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस और ऊपर चली जाती है। एक दो बैट्समैन होते हैं, एक जो प्लेयर्स होते हैं बाबर आजम जैसे, वो इतने ज़्यादा मेंटली टफ नहीं होते, वो टेक्निकली आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं आपके। इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, मगर वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि भाई ये इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है। जब हम इसको शेल में लेकर जाएंगे तो ये इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इसकी जो गेम है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा और फिर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन सेंस सिर्फ ये नहीं कि वो बैटिंग नहीं कर रहा, बल्कि एक मेरा ख्याल है कि पिछले 2 डिकेड्स के बाद पाकिस्तान को वाहिद प्लेयर मिला था जो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसकी कॉपी कर रहे थे यंगस्टर्स। और जो मिलियंस ऑफ आपके जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी टेक्निक उससे बेहतर हो रही थी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फोकस करना चाहिए था, उनको साथ लेकर चलना चाहिए था, उनको इस तरीके से उनसे उनको ट्रीट इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि वो शेल में चले जाए। राजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल इस तरह ट्रीट करना चाहिए था। बोर्ड इज अ फादर फिगर, अपने प्लेयर्स को नर्चर करना बोर्ड का काम है। बट इन कॉन्ट्ररी, क्या एक प्लेयर की खुद की अपने ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है? एक प्लेयर को खुद भी अपने वेलबींग का सोचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म होती है, 1 महीने का बीच में गैप आता है, जिम्बाब्वे की सीरीज गुजरती है, ऑलमोस्ट T20 के लिए वो साउथ अफ्रीका आ जाते हैं, दो कि शायद मुझे लगता है कि बाबर आजम को T20 में साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाना चाहिए था। वो टाइम फ्रेम बाबर कुड हैव अप्लाइड हियर, कायदे आजम ट्रॉफी हो रही थी, तकरीबन 5 से 6 मैचेस या 4 मैचेस में मिल जाते हैं। एक कायदे आजम ट्रॉफी जिसमें कोई बंदा देख नहीं रहा, जंगल में मोर नाच रहा है, किसी को नहीं पता, आपको पता है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड भी वैसा नहीं है। इससे ज़्यादा आइडियल क्या प्लेटफॉर्म मिल सकता था कि बाबर आजम वहाँ जाते हैं, रन्स बनाते हैं, फ्लो लेकर आते हैं, मेंटली अपने आप को उस शेल से वापस निकालते जो कि उनके साथ पास्ट में होता रहा है, और फिर आते हैं और आके चैलेंज करते हैं यहाँ साउथ अफ्रीका में ओडीआई में वापस। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि क्रिकेटर हिमसेल्फ उसको एक थिंकिंग माइंड होना चाहिए। एक तो पहले इससे हम लोग हमें इसमें बड़े चैलेंजेस हैं, एक बात ये होगी। दूसरा फिर आपकी कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऐसा थिंकिंग हो जो कि अभी यस कम इन, आ जाओ, एनफ इज एनफ, अब तुमने यहाँ पे कुछ ये करना, उसको वहाँ इन्वॉल्व कर दें। हमारी हर चीज़ बदकिस्मती से टॉप पे कन्वर्ज हो गई है, लान तान हो रही है, क्रिकेट बोर्ड पर ही हो रही है, लान तान हो रही है, कप्तान पे हो रही है। हमने नीचे वाली सारी चीज़ों को भुला दिया है। अब इसमें जब ये खुद कप्तान से ज़रा गौर फरमाइए, बाबर आजम, अब उन्होंने किस तरीके से किन किन फेलियर्स को रीइंफोर्स नहीं किया टीम में। वो बड़े बड़ी टर्म्स कॉइन हुई हैं कि जनाब ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है। ये उस वक्त क्या करते फिरते थे, उनको खुद अपनी अदाओं पर भी जरा गौर करें। रहा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इसमें क्रिकेटिंग माइंड्स बड़े कम हैं। चले एक स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया है, मैं इतना उनके साथ इजहार यकजहती नहीं कर रहा आकिब जावेद से, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ों को समझते हैं, वो बात एक्सप्लेन कर लेते हैं, बात मनवा भी लेते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। तो अगर बाबर आजम इतना मनवाई, फिर से T20 में हमारा ओपनिंग पेयर वही बाबर रिजवान हो गए। मेरा ख्याल था एटलीस्ट आकिब जावेद के आने के बाद एटलीस्ट वो फुट डाउन करेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीसीबी की पोस्ट पे कोई आ जाता है, एक अजीब सा खौफ है प्लेयर्स से। हमारे सारे डिसीजन मेकर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अलस्ते में सोचा था आज शेयर करूंगा। ग्रेट हनीफ हो, जितने भी ग्रेट थे ना, इनके साथ कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं कि ये फिर वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाना शुरू कर देते हैं। उन्हें नेचुरल चीज़ है, मैं ये करूंगा, मैं इस नंबर पे जाऊंगा, मैं ये खेलूंगा, मैं ये नहीं खेलूंगा, मेरी फलां बात मानी जाए, मैं यहाँ पे खड़ा होकर फील्ड करूंगा। ऐसा बायकॉट ने भी एक मरतबा कहा था कि मैंने फलां नंबर पर नहीं खेलना, मैं फलां बैट्समैन, बिल्कुल ठीक है, कल फैक्ट है। उसने कहा आई शुड बी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ, आई एम द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड। तो एलेक्स बैट्समैन ने कहा अच्छा चलो यू आर बैंड, यू आर नॉट प्लेइंग नेक्स्ट टेस्ट में। सिमिलरली जॉन स्नो के साथ भी नहीं, यहाँ पर ये नहीं है ना। अब देखें ना वो बेचारा फकर समान केविन पीटरसन वेंट आउट ऑफ डिसिप्लिन, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी इंग्लैंड का, एंड ही वाज टोल्ड थैंक यू वेरी मच। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम आपको। मगर यस, वक्त यहाँ पे जो है वो ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाने। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा ओपनर्स पे भी नजरसानी करेंगे, बिकॉज अब्दुल्ला शफी, जिस तरह हमने कहा कि फेलियर्स के बाद ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं उन लोगों को जिन पे शायद बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, ट्रस्ट होता है। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम ने मैच जीता है, बाबर और रिजवान ने रन्स नहीं किए, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को मिली है कामयाबी। साइम अयूब ने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। अब्दुल रऊफ साहब और राजा असद अली खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, ये जो पाकिस्तान की कल फतह हुई है, क्या ख़ास चीज़ आपको उस पार्टनरशिप पे नज़र आती है जो कि साइम और सलमान अली आगा के माबैन लगी है? साइम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? फिर साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि फ़ास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें किस तरह से देखते हैं कल के मैच में?
देखिए अब साहब, इसमें कुछ चीजें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। जब आपका ओपनिंग स्पेल है उस वक्त फास्ट बॉलर जो हैं उनको वहां पे कुछ बेहतर करना पड़ेगा। शुरू में आप देखें उनके ऑलमोस्ट काफी ज्यादा रन हो गए थे और कम ओवरों में ऐसे लग रहा था कि शायद ये 300 से ज्यादा रन करेंगे साउथ अफ्रीकन, लेकिन कम बैक जो किया स्पिन बॉलिंग ने मेनली, उसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम को काफी बेहतरी हुई और स्पिनर ने बड़ा जबरदस्त काम किया कल। उन्होंने रन भी रोके हैं, आउट भी किए और उसके बाद फिर उनको बांध के रखा है कि ज्यादा रन नहीं कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि फास्ट बॉलर को फिर बाद में इस वजह से फायदा हुआ है कि अंडर प्रेशर आ गया साउथ अफ्रीका और उस वक्त उन्होंने फिर बेहतर अपना बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी का मैं कहूँगा कि उसकी बॉलिंग कल काफी तेज थी, उसने कुछ जोर लगाया है, 140 पे भी गए हैं। तो इस तरह अगर वो जोर लगाएं तो स्विंग भी होगा उनका और बैट्समैन को मुश्किल भी पड़ेगी। ये जरूरी है कि उनकी फिटनेस पूरी बेहतर होनी चाहिए और वो मेन बॉलर पाकिस्तान के वही है जो शुरू में डेंट डालते हैं। उसके बाद आपका नसीम शाह है और दूसरे बॉलर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मंथ हुआ है पिछले दिनों, लेकिन उसने कल कोई इतनी, उसके सिर्फ 6-7 ही ओवर हुए हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि आपका मेन बॉलर है और 10 ओवर पूरे ना कराए। एनीवे बहरहाल मैच जीत के ये सारी चीजें छुप जाती हैं। अब क्या चीज हमें चाहिए? टॉप मिडिल ऑर्डर, वहाँ जो हम लैग कर रहे हैं हमारी वहाँ बैटिंग फेल हो जाती है और उसके बाद ये फिर लोअर जो ऑर्डर है उसने आके कुछ कल अच्छा काम किया है। अपना साइम अयूब और आगा सलमान, पिछले मैच में भी T20 साइम अयूब 98 रन किए और उसके बाद उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और ये जो कॉम्बिनेशन बना है साइम अयूब और उसके बाद फिर आपका जो ये आगा साहब है, ये जबरदस्त प्लेयर निकले हैं। आगा के ऊपर तो मुझे शुरू से ही बड़ी उम्मीद थी कि ये अच्छा प्लेयर बनेगा, तेज भी खेल लेता है और रोक भी लेता है और उसमें सिंगल टूज उसकी भी कैपेसिटी है कि मैच देखकर और रनिंग को देखकर बिल्ड करता है। उसके बाद साइम अयूब आपको एक अच्छा ओपनर मिला है, फास्ट प्लेइंग प्लेयर है, वो ऑल ओवर राउंड हिट्टे मारता है, छक्के भी लगाता है, नीचे भी खेलता है और ये मैं कहूँगा एक अच्छी दरियाफ्त है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद आपके पास आप देखें जो आपको एक वहाँ बैटिंग कोच चाहिए, आपके पास आकब जावेद तो है, शाहिद असलम है ना बैटिंग कोच? शाहिद असलम है सरफराज नवाज साहब। कौन? शाहिद असलम? नहीं, वो इतने लेवल का नहीं है, वो टेक्निकल आदमी जरूर है, कंप्यूटर के ऊपर देख के बता सकता है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर देख के और उसके बाद जो विजुअलाइज करने वाला है और ये प्लेयरों को बुला के जो चंद प्लेयर आपके हैं वो अमर सुहेल या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए और प्लेयरों को बताए कि क्या गलतियां वो कर रहे हैं बैट्समैन और उसके बाद उनको ये नहीं कि ग्राउंड में ले जाके सिखाना शुरू कर दे। जैसे मियाँदार ने 8000 रन किए हुए थे अपना ये आपके बैट्समैन ने, इंतजाम ने, और उसको कोच कर रहा था कि आपका बल्ला इधर से आ रहा है। ये मामले ना करें, उनको टेक्निकली बताएं वीडियो देख के और उसके बाद वो बैक फुट पे खेले, फ्रंट फुट पे, और उसके ये चीजें देखने वाली है। अच्छा, ये चीजें देख रहे हैं सरफराज साहब, आपने साइम का, सरफराज साहब आपने भी साइम का जिक्र किया सवेरा शुरू में, अब्दुल रऊफ साहब ने भी साइम का जिक्र किया। पाकिस्तान के लोग साइम अयूब की इस कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं? वो शायकीन क्रिकेट भी बहुत खुश हैं, साइम के बारे में क्या कहते हैं ये सुनते हैं। अयूब की कल की जो परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं बहुत अच्छी थी, वो मैच विनिंग इनिंग थी। मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर का स्टार है। कल उसने माशाल्लाह सेंचुरी की और इंडिविजुअल सिंगल हैंड मैच जिताया है, तो ऑब्वियसली वो यंग स्टार है, उसको अगर हम ग्रोम करते हैं, पॉलिश करते हैं तो वो काफ़ी ऊपर जाएगा। साइम अयूब ने माशाल्लाह अच्छा कल खेला है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही समझ लें कि कल का मैच जिताया गया और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये बाबर आजम से भी अच्छा खेलेंगे। साइम अयूब ने कल साबित किया है कि वो एक बेहतरीन प्लेयर है, वो मैच विनिंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। साइम अयूब को इनको पहले इस तरह के लड़के को चाहिए था लाना और आपको देख ले कल उसको पहले भी उसने मैच में
T20 में भी अच्छा उसने स्कोर किया और उसमें वनडे में भी वो सेंचुरी की है। साइम अयूब बेसिकली प्लेयर ही वो T20 और वनडे का है, ये आने वाले वक्त का बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसकी जगह भी बनती थी ODI में, गेम के प्लान को समझता है पहले और फिर जाके अपनी हिटिंग करता है और गेम को साथ लेके चल रहा है। इसके अंदर स्किल्स माशाल्लाह बहुत सारे हैं, शॉट्स बहुत अच्छी खेलते हैं। सरफराज साहब, साइम की बात हो रही है, गेम के प्लान को समझता है। आपको लगता है कि जो प्लेयर हमें टेक्निकली साउंड दिखते हैं वो प्लेयर्स गियर शिफ्टिंग में कहीं फंसते नहीं हैं? फिर जिस तरह कल साइम को भी हमने देखा कि जब एंकर बनना था तो वो एंकर बन के खेलता रहा, इवेंचुअली फिर उसने हिट आउट करना शुरू किया एंड जहां जिस जगह पे पाकिस्तान के फिर उस स्कोर को उस चेज में पहुंचाया सलमान अली आगा की पार्टनरशिप के साथ। क्या उसके लिए, क्योंकि अगर मैं साइम की बात करूं, डोमेस्टिक का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है साइम के पास, बट टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं। नहीं, ये देखें, एक प्लेयर की फॉर्म आती है तो वो फिर कोई अच्छा गेंदी हो बैट्समैन को वो अच्छा की तरीके से खेल लेता है और उसमें वो थ्रू जाता है और इसमें इसकी फॉर्म अच्छी आई हुई है तो माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से वो बैटिंग भी कर रहा है और अकॉर्डिंग टू जो टीम की कंडीशन है उसके मुताबिक वो खेल भी रहा है। ये नहीं कर रहा भाई तो भाई की आंखें बंद करके इधर मारो उधर मारो, वो गेम को देख के हर चीज को विजुअलाइज करके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी फॉर्म जो उसकी आई हुई है इसमें पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त उसने ये कल विक्ट्री दिलवाई है, 100 किया है। तो इस तरह अगर वो कंटिन्यू करे और उसके बाद फिर जो पार्टनरशिप 140 रन की चली है वही एक पार्टनरशिप थी जिससे पाकिस्तान मैच जीता है, उसके अलावा तो आप देख लें कुछ भी नहीं। तो ये मैं कहूँगा कि टॉप मिडिल ऑर्डर जो है उसमें रिजवान को कोई परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर बाबर आजम 20-30 के ऊपर जो आउट हो रहा है वो तो 30 रन कर लो तो बैट्समैन सेट हो जाता है, उसके बाद तो उसको फिर आगे लेके जाना चाहिए। जैसे बाबर आजम जैसे बैट्समैन हैं, पता नहीं उसके मेंटली कोई खुला हुआ है कि मैंने 30 रन ही करने हैं, ये चीज़ें सारी मेरा ख्याल है। आपका भी ख्याल है कि ज़हनी तौर पर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं? अभी सरफराज साहब ने जिक्र किया पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का, आप किस तरीके से देखते हैं कि आपके अगर टॉप फास्ट बॉलर हैं, अगर वो 10-10 ओवर पूरे नहीं करते हैं तो क्या ये एक परेशानकुन चीज़ है? और दूसरा, कप्तान जिस तरीके से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलतियां वहाँ पर नज़र आ रही हैं। T20 मैच का हवाला शुरू में राजा साहब ने भी दिया और अभी यहाँ पर सरफराज साहब ने भी जिक्र किया बॉलर्स के इस्तेमाल का। देखिए, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स अगर थोड़ा सा पास्ट में उनको उठाकर देखें तो जो लास्ट वर्ल्ड कप 23 का हुआ इंडिया में, उसमें भी हमारे फास्ट बॉलर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। एक तो फिटनेस के इशू थे बहुत ज़्यादा और फिर कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था कि जो कि अपना कोटा कंप्लीट करता। उससे पहले अगर एशिया कप में चले जाएं उसमें भी पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम नज़र आई फास्ट बॉलिंग में। फिर अगर आप बांग्लादेश की पूरी सीरीज़ उठाकर देखें तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल करते रहे। बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच के बाद आखिर जो दूसरे 2 मैचेस थे उनमें आपको बॉलर्स नहीं मिल रहे थे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी वही स्ट्रगल रही, इस वजह से आपको सारे ड्रॉप करना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक इनका फिटनेस का इशू और सबसे जो बेसिक चीज़ ये है कि ये इन्होंने ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई है और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। किसी ने 10 मैच खेले हुए हैं, किसी ने 12 मैच खेले हुए हैं। तो आपकी बॉडी और जो आपके मैकेनिज्म है फास्ट बॉलिंग का उस वक्त परफेक्ट होगा जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंटिन्यूसली खेलना भी शुरू करेंगे और परफॉर्म करना भी शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनको वापस फर्स्ट क्लास में भेजना चाहिए और जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनके लिए अपने स्पेल पूरे करना इंटरनेशनल क्रिकेट में। राजा साहब, बड़ी अजीब सी बात लगती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। मतलब कल को मैं आऊँ और मैं कहूँ मैं अपने शो के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहती, मैं बस ऐसे ही आके शो करना चाहती हूँ, द मैनेजमेंट वुड नॉट अलाउ मी। तो पीसीबी तो ऐसे कैसे अलाउ कर देता है जब प्लेयर्स यहाँ अवेलेबल भी होते हैं तब भी, और डोमेस्टिक खेलते हुए प्लेयर्स को आप CPL खेलने भी भेज देते हैं। हमारे पास में ये भी होता रहा है। सवेरा एंड हाफिज इमरान साहब, आप शायद गए हो या ना गए हो, क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मिंगलिंग शुरू की है विद प्लेयर्स एंड कमेंटेटर्स एंड इवन जर्नलिस्ट कि जी बताएं डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे इंप्रूव हो सकती है। और एक तो टॉप का कोई 40-50 टेस्ट क्रिकेटर्स भी बुलाए चेयरमैन साहब ने और खोदा पहाड़ निकला चुका। उसके बाद आप देखें इस मरतबा शायद आप दोनों के में होगा कि चर्चा नहीं है कायज़म ट्रॉफी का।
एक बात तो ये है कि रुकवाई भी televised है, रुकवा- चर्चा टेली- का है, रुकी भी है कायदे आजम ट्रॉफी। अच्छा वो अच्छा रोक देते हैं, अंडर 19 भी रोक दी, वो अचानक रुक गई, एक डायरेक्टिव आ ना जाता है। चैंपियंस कप पूरा करना था, चैंपियंस कप एलीट टूर्नामेंट टूर्नामेंट है था। जिसमें अच्छा, जो है हाँ। वो शोएब मलिक एक दिन मैन ऑफ द मैच बनते हैं और दूसरे दिन जो है वो हरवा देते हैं अपनी टीम को। ये भी देखें, और उसके बाद एक और ये जिसकी तो आपने जिक्र किया अभी रऊफ साहब ने कि आपके बॉलर्स को 12-12, 15-15, 20-20 ओवर करने चाहिए। ये करते थे हमारे जो ग्रेट्स थे सारे, और इसमें बिग भी आपको बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं आपको, और इसको फर्दर इम्प्लीफाई करना चाहिए। और फिर इसके बाद एक और इशू है कि आप ज़रा बॉडी स्ट्रक्चर देखिए हमारे अब के जो फास्ट बॉलर हैं, दुबले पतले पहले भी होते थे, लेकिन अब यूँ लगता है उनको देखे बड़े नहीफ हैं, बड़े कमज़ोर हैं, बड़े नाजुक अंदाम है। फिर अपनी वो जो अपकीपिंग होती है ना विद मॉडर्न डे क्रिकेट के, आपने बिग बैश भी खेलनी है, आपने कैरेबियन सारी लीग भी खेलनी है, लीग्स भी आपने खेलनी है मुख्तलिफ ममालिक अपने में। आप को मैनेज भी करना है, फिर सारे वो काम भी करने हैं जो कि नहीं करने चाहिए, तो उसके बड़े बराह रास्त असरात होते हैं। पहले तो ये होता था कि आपने नॉर्थहैम्पटन की तरफ से खेल लिया या पाकिस्तान की तरफ से खेल लिया, लाहौर में आकर तो वो आसान होता था, वो नहीं वो कंपैट लेकिन उसमें रेस्ट होता था। उधर सरफराज साहब तो देखें पूरा जिलेट का सीजन मेरी पूरा बात खेलते थे नहीं, वहाँ सरफराज पे। साहब से पूछ लीजिए नॉर्थहैम्पटन में जब ये थे तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा उसकी हमारे अखबारों में खबरें छपती थी कि नॉर्थहैम्पटन ने सरे के साथ खेला, सरे ने कैंट के साथ, वो तो अखबारात में उस वक्त तो उसके कलर चार पे सारी काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तान सलीम मलिक रन्स कर गए, वकार यूनुस ने इतने आउट कर दिए। अब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे वो जो एक कायदम ट्रॉफी का एक क्रिकेटर था, उसको ट्रॉफी क्रिकेटर। अच्छा, एक आपने जो चैंपियंस कप और कायदम ट्रॉफी का जिक्र कर दिया राजा साहब, हम सरफराज नवाज साहब साथ ही हमारे। सरफराज साहब ये जो चैंपियंस कप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा रहा है, उसमें बेंटोस भी हैं, वकार यूनुस भी हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं, मिसबाहुल हक भी हैं, सरफराज अहमद भी हैं, शोएब मलिक तो खेल भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ये किसी क्रिकेट का मुतबादल हो सकता है? शोएब खेल रहे हैं, अश्विन रिटायर हो गए हैं उधर। जी मुझे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बताइए सारे बेंटोर्स के बारे में। नहीं देखें, ये जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसके बाद आपने ये जो मेंशन किया है, तो इसमें तो देखें स्टेमिना की जरूरत है, टांगे मजबूत होनी चाहिए, तभी जाके आप 20-25 ओवर इन ए डे करेंगे। अब आप देखें हमें काउंटी क्रिकेट भी खेलनी पड़ती थी, 500-600 ओवर हम करते थे 5 महीने के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान जाके फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने, फिर पाकिस्तान के टूर करने, तो उस वक्त तो हमारे कोई कोच भी नहीं थे, कुछ नहीं। इनको ये करना होगा कि कोच को के अलावा इनके साथ कोई आदमी बॉलर साथ मौजूद हो। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, ये 1-1.5 घंटा पहले तो नेट के अंदर पूरे रन-अप से बॉलिंग करे, और उसके बाद फिर जो नेट भी हो वो भी पीछे से दूर जाए, विकेट कीपर शायद खड़ा हो तो ज्यादा। तो बॉल कैरी करना चाहिए आपके ख्याल में? जी बॉल कैरी करना चाहिए, बॉल कैरी करे ना, पता चले कि फिटनेस है या नहीं। उसके बाद फिर एक स्पेल करने के बाद फिर आधे पौने घंटे का फिर दूसरा स्पेल करें, जब जाके ये मजबूत लेग इनकी बनेगी और बॉलिंग में परफॉर्मेंस आएगी। सुबह के वक्त इनको 8-10 चक्कर स्टेडियम के लगवाएं, स्प्रिंट लगवाएं, शटल लगवाएं, सीढ़ियाँ चढ़वाएं ऊपर नीचे, तो जब ये मेरा ख्याल है ये झटका तरीका है, इससे ज्यादा फिजिकल फिटनेस आएगी, बजाय के तमाशे बने हुए हैं कि इस तरह करो वो करो। और यार सीधा तरीका जब एक बना हुआ है और आपकी मजबूती इससे ज्यादा होगी तो ये आप क्यों नहीं करते? बॉलिंग के आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके मसल जब डेवलप होंगे, बॉलिंग मसल जब आप लंबी बॉलिंग नेट्स में करेंगे, आप निकने डाल के शॉट डाल के आ जाते हैं और बहुत छोटे रन से ऐसे 2 ओवर किए वहाँ वे अकेडमी में जाके, बाकी आप अकेडमी में आप अंदर चले जाते हैं जिम्नेजियम में, और जिम्नेजियम का फास्ट बॉलर का तल्लक क्या है? जिम्नेजियम तो आपकी फिजिकल फिटनेस, जब कोई मसल इंजर्ड हो जाए तो चले ठीक है एक्सरसाइज आप कर लें, वरना जिम्नेजियम में आपका कोई तल्लक नहीं है। 2 घंटे आप उधर गुजारते हैं तो उसके बाद खाने की टेबल पे चले जाते हैं, और इस तरह फिटनेस नहीं होगी, इस तरह फिटनेस तो आप साहब ये तो आपने तो ये पूरा का पूरा ना वो नक्शा खींच दिया कि ये करते क्या और क्या नहीं करते। बट रऊफ, जिस तरह इस वक्त बात हो रही है, फास्ट बॉलर्स की बात सरफराज साहब कर रहे थे, मगर थोड़ी सी ज़रा नज़र जो हम मॉडर्न डे इस टाइम के ग्रेट्स की बात करते हैं बॉलर्स की, वन हैज़ हंग द बूट, रविंद्र चंद्र अश्विन इंजरी से वापस आते हैं अश्विन, और उसके बाद अश्विन 2.0 और ज़्यादा लीथल हो जाते हैं।
ही हैज़ हंग हिज बूट। येस्टरडे उन्होंने ये बात अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट की एट द राइट टाइम, नोइंग कि बस अब इससे ज़्यादा मैं और शायद किसी को होल्ड अप नहीं कर सकता, मेरे पीछे बहुत तेज़ी से लड़के आ रहे हैं, हमने वॉशिंगटन सुंदर वगैरह सबको आते हुए देखा है। अश्विन के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें। देखिए मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम फिर दोबारा मैनेजमेंट में ही है। जब तक आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो आप कैसे पाकिस्तान टीम में किसी को कंसीडर कर सकते हैं जब आपके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपोजर नहीं है। फिर जब आपके पास फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस नहीं है, आप बगैर परफॉर्मेंस के किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट में खेल जाते हैं। आप T20 फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, वहाँ से आपको पिक किया जाता है और पाकिस्तान टीम में आपको ले आते हैं। फिर नंबर 2 ये है कि जो आप इंजरी से पहले जब भी इंजर्ड होते हैं बॉलर्स, उससे पहले मैकेनिज्म होते हैं जो आपके कोचेज़ होते हैं या आपके मेडिकल टीम होती है, उनको पहले पता होना चाहिए कि अगर किसी फास्ट बॉलर के फलाने मसल में टिंगलिंग वगैरह हो रही है तो इसका मतलब है कि वो मसल डेंजरसली वो आ रहा है। तो इससे एक तो पहले उसके बचाव के बारे में बात की जा सकती है, उसके बाद वो नहीं होती इनसे। फिर जब इंजर्ड हो जाता फिर उस पर डबल लोड शिफ्ट किया जाता और जब पूरी तरह वो बेकार हो जाता तो हमारा फास्ट बॉलर 1-2 साल के बाद 1-2 साल के लिए बाहर हो जाता है। उसके बाद फिर उससे भी वर्स्ट क्या होता है कि जब वो वापस आता है तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता। वो 50% कंप्लीट होता है, आप उनको वापस ले आते हैं। और जब 50% कंप्लीट होता है तो फिर आपके माइंड में एक चीज़ इंजरी बाकी रह जाती है। फिर आप जो आपके मसल्स होते हैं वो प्रॉपरली उनको ट्यून अप नहीं कर सकते, उनका सर्कल मुकम्मल नहीं होता। इस वजह से आपके जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो पेस है वो कट डाउन हो जाती है। अब देखें ना कि नेचुरल टैलेंट तो आपके पास बेशुमार आ रहा है। पाकिस्तान में कितने बच्चे आ रहे हैं, उस्मान शनवारी था, मूसा खान, इसानुल्लाह, आपका शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, वसीम जूनियर और ये कोई 15 बंदों की लिस्ट है जो कि इंतहाई नेचुरल टैलेंटेड बॉलर्स पाकिस्तान टीम में आए। 140 से 150 तक इनकी पेस थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनकम्पिटेंट कोचिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की वजह से सारे के सारे अनफिट होकर 90% की पेस कट डाउन होगी और जो 10% खेल रहे हैं वो 10% थे वो इस काबिल ही नहीं रहे कि दोबारा वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी वो खेल सकें। तो इसका मतलब है कि आपने फास्ट बॉलर्स इंजरी और रिहैब की बात होगी ना, मगर सही टाइम पे उस वाले पॉइंट पे आए नहीं आप, सही टाइम पे अनाउंस कर देना कि रिटायर हो जाना है। अश्विन बीइंग द एग्जांपल, द रीसेंट एग्जांपल कि हाँ जी अब मुझे पता है बस। उस बात पे जरा अभी उसमें सवेरा ये जो T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट और जडेजा भी गए, देखिए चौथी रिटायरमेंट है। वो एक प्रोसेस होता है ना, हर क्रिकेट बोर्ड का एक प्रोसेस होता है कि वो किस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को, उनका जो आगे फ्यूचर प्लान होता है उसमें कौन से प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से शामिल करना, किसको किस तरीके से ट्रीट करना। जब आपकी क्रिकेट बोर्ड का ही कोई प्लान नहीं है, जब आपका फ्यूचर प्लान ही कोई नहीं है, तो फिर आप कैसे रिटायर। मुझे बताएं, एक हमारा फास्ट बॉलर है वो 3 साल बाहर बैठा रहा, 3 साल के बाद इस क्रिकेट बोर्ड ने उठाया, उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिला दिया और चैंपियन ट्रॉफी खिला दी। फिर एक कैप्टन आप अभी अब्बास की आपके सामने एग्जांपल है कि 3 साल नहीं, मैं उस अब्बास की अभी बात नहीं कर रहा, मोहम्मद वहाब रियाज की बात कर रहा हूं। अभी अब्बास के साथ 2021 में लास्ट 3 साल से वो बेचारा काउंटी में परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में हर तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी उसने इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा जो 13-10 विकेट साल उसने मुकम्मल किए हैं। तो आपने उसको 3 साल बगैर वजह के उसको बाहर बिठा के रखा और फिर आप साउथ अफ्रीका के टूर में उसको 3 साल के बाद दोबारा शामिल किया। तो देखिए इस तरह तो आपको भी 2004 में खेल जाना चाहिए था। देखिए मुझे 97 में खेलना चाहिए था, मुझे 2008 में। जब सारी जिंदगी आपकी ज़ाया हो जाती है, आप 32-35 साल के हो जाते हैं, फिर आपको लाके अब देखें इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज की आप जिस तरह इसकी मिसाल दे रहे हैं आप, वो जो बोर्ड है उसको एक सिस्टमेटिकली चल रहा है। तो वो उनका फ्यूचर प्लान होता है, उसको पता होता है प्लेयर को हम फ्यूचर प्लान में नहीं आ सकते, हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और यहाँ पे तो क्रिकेट बोर्ड का पता ही नहीं, आपके पास कभी सिफारिश आ जाए। आप 40 साल के, अब शोएब मलिक 42 साल की उम्र में खेल नहीं रहा चैंपियंस आपके साथ भी खेले में, पिछले साल मिसबा नहीं खेला। उसके बाद अभी आपका जो आपका विकेट कीपर था सरफराज ₹50 का था जब से मलिक ने खेलना शुरू किया था। सरफराज आपका देख लें, 280 सरफराज को मेंटोर बनाया आपने और फिर उसको चैंपियंस कप में आपने डाल दिया। तो अब मुझे तो इसमें भी कोई बही नहीं कि कल वकार यूनुस कहेंगे मैंने भी बॉलिंग करनी है चैंपियंस कप में। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर तो सरफराज साहब से भी मैं थोड़ा सा कुछ अश्विन के हवाले से पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके मेंटोर बने हुए हैं उनका भी जरा देख लें, उनकी पे भी बात कर लें। यूसुफ साहब हैं, इन्होंने अंडर 19 जो भी या जूनियर टीम की जो तबाही की है, कई सालों से ये टीम के साथ लगे हुए हैं। तो कौन सी कोचिंग इन्होंने करके टीम बेहतर की है जूनियर प्लेयरों की या जो भी है। पिछली दफा आप देखें जो एशिया जब अंडर 19 कप था। सरफराज साहब वक्त थोड़ा सा कम है, यूसुफ से अब आगे वकार यूनुस पर आ जाएं।
नहीं, यूसुफ के बाद फिर आप मिसबा की बात कर लें। अच्छा। रज़ाक है, फिर सकलैन मुश्ताक है। सकलैन मुश्ताक देखें कई साल हेड कोच भी रहा है, आज तक एक स्पिनर उसने पैदा किया है। तो उसके बाद फिर आप रज़ाक का देख लें, उसको आपने भी रखा हुआ था। और उसके बाद फिर ये दूसरे जो है मिसबा का आप देख लें, इसने कभी रिपोर्ट दी है कि ये प्लेयर या फिजिकल कंडीशन या इस तरह की चीजें जो इमरान खान ने इसको ऑल इन ऑल किया था। बस सरफराज साहब आगे का आवा बिगड़ा हुआ है, बस जिसकी मनमानी जो अच्छा लग जाए वो उसके हवाले सारी चीजें एक साथ। एक्सेस ऑफ पावर भी कभी कभार जो है वो बहुत खतरनाक हो जाती है और वही वक्तन फवक्तन हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब फॉर ज्वाइनिंग इन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन एंड बीइंग हियर। वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।